हेलो एंड वेरी वॉर्म वेलकम। आज हम जानेंगे एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में, एक ऐसी संस्था जो हमारे देश में इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। तो यस, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम कि सबसे पहले संविधान के अंदर भाग 15 के अंदर, जैसे हमारे स्टार्टिंग में जो पार्ट थे वो 22 थे, अब उसको 25 कर दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, निर्वाचन सदन यानी भारत का जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने का काम करता है। अगर हम बात करें कि भाग कौन सा है, तो निर्वाचन आयोग का जिक्र आता है भाग 15 के अंदर, और अनुच्छेद की बात करते हैं तो ये है 324 से लेकर 329 तक। काफी इंपॉर्टेंट है ये चीजें। पार्ट की बात करें तो पार्ट 15 है, जिसमें कि बताया गया है कि भाग 15 के अंदर देश में एक निर्वाचन आयोग एस्टैब्लिश किया जाएगा, जिसका काम होगा देश में फेयरली तरीके से, मींस निष्पक्ष तरीके से इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो एक तरह से निर्वाचन आयोग का काम जो होता है, इलेक्शंस तो कंडक्ट करवाना ही होता है। जो वोटर्स की लिस्ट होती है उसको भी अपडेट किया जाता है, सो दैट कि जो भी वोटर हैं उनके नाम जो होते हैं वो प्रॉपर वे से यहाँ पे आए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं सुकुमार सेन, जो कि हमारे भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, यानी हमारे स्वतंत्र भारत के पहले, अगर हम कहें कि चुनाव आयुक्त कौन थे तो वो थे सुकुमार सेन। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो करंटली हमारे 24वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं, जिनका नाम है सुशील चंद्रा, जो कि है 24th नंबर के सुशील चंद्रा, जो है यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। जो भी आयुक्त होते हैं, इनका जो एक तरह से इनको चुनने का काम जो होता है, इनकी अपॉइंटमेंट का काम जो होता है, वो होता है प्रेसिडेंट का। तो चलिए होप सो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं कि 11th जो हमारा नेशनल वोटर्स डे होता है वो बनाया गया 25 जनवरी को 2021 को। तो यहाँ पर बात आती है एस्टैब्लिशमेंट की, यानी इसको स्थापित कब किया गया। जो हमारा चुनाव आयोग है कि देश के अंदर चुनाव करवाने हैं और वो भी होंगे निष्पक्ष तरीके से, जिसमें कोई भी धांधली नहीं होनी चाहिए, कोई भी एक तरह से वहां पे एक तरह से कोई भी नेगेटिव चीज नहीं होनी चाहिए। तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था, देखिए 25 जनवरी 1950 को। और हमारे देश में पहली बार जो इलेक्शंस होते थे, जिनको हम बोलते हैं जनरल इलेक्शन, मतलब जो आम चुनाव होते हैं, वो कब कंडक्ट करवाए गए, वो करवाए गए थे 1951 से लेके 1952 तक। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अभी हमारा जो इंडिया होता है वो फर्स्ट टाइम ही इलेक्शंस को फेस करता है, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या, हमारी जो पॉपुलेशन होती है वो भी काफी वाइड वैरायटी वाली होती है, और लोग इतने एजुकेटेड भी नहीं होते, उनको अवेयर करना पड़ता है, उनको टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत सिखानी पड़ती है। तो फाइनली जाकर जो रिजल्ट होते हैं वो 1952 के अंदर आते हैं, जिसमें कांग्रेस जो होती है वो नंबर 1 पे पार्टी जो होती है सबसे मैक्सिमम सीट्स लेती है। इसके बाद आती है CPI, दैट इज द कम्युनिस्ट, हम कह सकते हैं पार्टी ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए जो 11th नेशनल वोटर्स डे बनाया गया है, और इसके साथ एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी इस तरह से इलेक्शंस हमारे यहाँ पर आते हैं तो 1950 का टोल फ्री नंबर रखा जाता है, क्योंकि 1950 के अंदर हमारे इलेक्शन कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था। और 25 जनवरी जो है वो होता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को बनाया जाता है। इस साल का जो थीम था वो रहा कि मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड विजिलेंट सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। इसका मतलब हो जाएगा कि हम अपने वोटर्स को, वोटर्स होते हैं जो वोट देने का काम करेंगे, यानी मतदाता, उनको एम्पावर्ड करें, सशक्त बनाएं। विजिलेंट का मतलब होता है निगरानी रखना, सेफ का मतलब होता है सुरक्षित, एंड इन्फॉर्म्ड का मतलब होता है जिनको जानकारी प्रदान की जाएगी।
तो वही सब चीजें यहाँ पर इस पिक्चर के थ्रू भी दिखाई हुई है। एम्पावर्ड किया जाएगा, चाहे कोई भी हो उसको सशक्त किया जाएगा, विजिलेंट होगा, यानी कहने का मतलब है कि उसको जागरूक किया जाएगा, निगरानी रखा का भी काम होगा, इन्फॉर्म्ड किया जाएगा। यहाँ पर ई प्लेटफॉर्म जो होता है, वोटर हेल्पलाइन नंबर जो होता है वो यहाँ पर दिखाया हुआ है। एंड नेक्स्ट होता है सेफली, जैसे ईवीएम है या वीवीपैट है, इस तरह से यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनोमस बॉडी जो है यहाँ पर, क्योंकि इसे संविधान में जिक्र किया गया है इसका, इसीलिए ये हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसको संविधान में मेंशन किया गया हो, यानी संविधान में मेंशन किया तो कोई ना कोई आर्टिकल भी मिला होगा। और अभी हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 324 से लेके 329 तक ये बताया हुआ है कि किस तरह से चुनाव आयुक्त एक तरह से क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेंगे देश के अंदर, क्या क्या चुनाव आयोग जो होता है कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा, सारा का सारा इसमें प्रोसीजर बताया गया है। तो चीफ इलेक्शन जो कमीशन होता है वो क्या क्या काम यानी फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करेंगे। इलेक्शन कमीशन जो होते हैं, देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं, राष्ट्रपति के, वाइस प्रेसिडेंट के, उपराष्ट्रपति के, पार्लियामेंट के, यानी चाहे आपकी लोकसभा है, राज्यसभा है, एमपीज के इलेक्शन कंडक्ट करवाने का काम भी होता है यहाँ पे चुनाव आयोग का। लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, यानी जो एमएलए होते हैं उनका, और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं, यानी एमएलसी जो होती हैं, विधान परिषद हम कहते हैं। तो इनका एक तरह से इलेक्शन कंडक्ट करवाने का काम होता है। इनकी हम कह सकते हैं कि जो भी डेट्स होती हैं वो मेंशन की जाती हैं। उनका अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो उसको भी सोल्व किया जाता है। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान करना, खर्चे जो होते हैं, इसके अलावा चुनाव चिन्ह आवंटन जो होता है, यानी चुनाव का चिन्ह, लाइक कांग्रेस का जो चिन्ह होता है वो हाथ का निशान हो गया, कमल का निशान हो गया, लोटस, इस तरह से बीजेपी का। तो चुनाव चिन्ह आवंटित करना, और चुनाव जो होता है हम कह सकते हैं, ओके ये चिन्ह है, सॉरी सिंह नहीं है, और चुनाव संबंधी जो भी विवाद होते हैं उनको निपटारा करना। एक वर्ड और आता है यहाँ पर, दैट इज द रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर क्या होता है? तो रिटर्निंग ऑफिसर का मतलब होता है जो किसी पर्टिकुलर एरिया के इलेक्शन को कंडक्ट करवाएगा। मींस वहां पे इलेक्शंस की जो भी गतिविधियां होती हैं, जहां पे भी सेंटर बनाए गए हैं इलेक्शंस कंडक्ट के लिए, पोल करने के लिए इलेक्शन के जो भी सेंटर बनाए गए हैं, उन सबको एक तरह से मैनेज करना, और लास्ट में जो भी कैंडिडेट जीतता है उसका ऐलान करना, ये सब काम होता है रिटर्निंग ऑफिसर का। और ये जनरली जो होते हैं ये आईएएस ऑफिसर्स ही होते हैं जो ये काम फंक्शन जो होता है परफॉर्म करते हैं। तो इसके साथ साथ नेक्स्ट हम देखते हैं, एक है हमारे पास ईवीएम, और ये है यहाँ पे बैलेट पेपर, और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है वीवीपैट। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होता था, सबसे पहले हमारे पास बैलेट पेपर होते थे, जिसमें क्या होता था, एक पेपर के ऊपर अलग अलग कैंडिडेट्स के नेम होते थे, फोटो होती थी, एंड देन जो भी हम चूज करते थे इस तरह से उनको यहाँ पे हम डाल देते थे। जो भी हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि जिनको भी हमने वोट कास्ट किया होता था, वोट डाला होता था, देन हम बैलेट पेपर में डाल देते थे। फिर उसके बाद और एडवांस फॉर्म आ गई, दैट इज द ईवीएम, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये थोड़ी एडवांस लेवल की हो गई है। अगर इसके आविष्कार की बात करें तो ये हुआ था 1980 में, 1980 में हुआ था, और ये किया गया था एम.बी. हनीफा के द्वारा। एम.बी. हनीफा ने इसका आविष्कार किया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। अगर बात की जाए कि ईवीएम पहली बार कहाँ पर यूज की गई, तो ईवीएम पहली बार यूज की गई थी केरला के, यहाँ पर जो जगह है उसका नाम है पराबुर। केरला के पराबुर जगह के अंदर यहाँ पर ईवीएम पहली बार यूज की गई थी। देन उसके बाद एक और एडवांस फॉर्म आ गई, दैट इज कॉल्ड वीवीपैट। तो वीवीपैट की सबसे पहले तो हमें फुल फॉर्म देखनी पड़ेगी। इसका मतलब हो जाएगा वोटर, वी से हो जाएगा वोटर, फिर हो जाएगा वेरीफाइड, वोटर वेरीफाइड पेपर, पी से हो जाएगा पेपर, ऑडिट
ट्रेल। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीपैट की फुल फॉर्म। और पहली बार वीवीपैट को यूज किया गया था नागालैंड का जो नागसेन है, वहां पर नागालैंड का जो नागसेन है उस पर्टिकुलर जगह में यूज किया गया था 2013 के अंदर पहली बार। इसके साथ साथ देखिए जो ईवीएम है, ये हमने देखा एमबी हनीफा ने इसका आविष्कार किया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए, अब वीवीपैट को क्यों लेके आई, कई बार क्या होता था, अनसेटिस्फेक्शन सी हो जाती थी कि एक तरह से जो वीवीपैट को तो ही लाया गया। देखिए यहाँ पर ये प्रिंटर जैसी होती है, ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये होती है प्रिंटर की तरह होती है, और इसमें आपको एक छोटी सी रिसिप्ट दिखाई देती है। रिसिप्ट का मतलब होता है जो भी आपने जिस भी कैंडिडेट को अपना वोट दिया है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 7 सेकंड के लिए ये रिसिप्ट जो होती है ये रुकती है। उसमें क्या होता है, जिस भी उम्मीदवार को, जिस भी कैंडिडेट को आपने अपना वोट दिया होता है उसका नाम होता है, चुनाव चिन्ह होता है, और फिर क्या होता है, ये जो रिसिप्ट होती है ये अंदर ही जगह होती है, बॉक्स बना होता है उसके अंदर गिर जाती है। जैसे आपने पहले देखे होंगे पीसीओ टाइप की मशीन होती थी, या इस टाइप के जो फोन कॉल्स होते थे, तो पहले के टाइम में वही वाला सिस्टम जो है इसके अंदर यूज किया गया है, ताकि विवाद अगर हो तो उस टाइम इसको यूज किया जा सके मामले को सुलझाने के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो भारत के यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग के प्रमुख होते हैं, जो राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं के राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाते हैं। तो ये वही चीजें हैं। और यहाँ पर देखिए जो भी भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, कमिश्नर को बोलते हैं आयुक्त। ये कौन होते हैं, ये होते हैं आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, भारतीय सिविल सेवा के ही सदस्य होते हैं, ज्यादातर वही लिए जाते हैं। और हमने अपॉइंटमेंट की बात की, इनको चुनता कौन है, तो प्रेसिडेंट चुनते हैं, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अगर इनको हटाने का अगर हम देखें तो किस तरह से इनके प्रावधान है रिमूवल का चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो वो इजी नहीं है। 2/3 मेंबर चाहिए, 2/3 मेंबर चाहिए लोकसभा से भी, और 2/3 मेंबर भी चाहिए हमें राज्यसभा से भी। यानी हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे मेजोरिटी की जरूरत होती है अगर उन्हें हटाना है। और इस टाइप से हम देख सकते हैं एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। अगर कार्यकाल की बात की जाए, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनका कार्यकाल होता है 6 साल का या 65 साल का, जो पहले आ जाए, 6 साल या 65 वर्ष हम कह सकते हैं। देखिए अगर किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की उम्र है 62 साल, तो क्या वो पूरा कर पाएंगे एज अपनी, यहाँ पे 6 साल क्या वो पूरा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 68 साल हो गई। तो इट मीन्स वो कितना यहाँ पे कर पाएंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 63, 64 इस तरह से, यानी 6 साल तक। तो 62, 63, 64, 65 वो मैक्सिमम जो है 3 साल ही यहाँ पर काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वो लिस्ट है जो अब तक के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, जिसमें से सबसे पहले है सुकुमार सेन। ये रहे थे 21 मार्च 1950 से लेके 19 दिसंबर 1958 तक। यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट दी हुई है, आपको सारी लिस्ट याद नहीं करनी है, जस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 10th नंबर के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, ये वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है टीएन सेशन। टीएन सेशन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक ऐसे चीफ इलेक्शन जो हम कह सकते हैं जिन्होंने मेन जो वोटर जो लिस्ट होती है ना, वोटर कार्ड जो होता है वो लेके आए थे। बहुत सारी चुनाव की प्रक्रियाओं में जो सुधार होता है, रिफॉर्म्स करने का काम होता है, वो भी टीएन सेशन के नाम पे दर्ज है। ये काफी ही बबाक टाइप की पर्सनालिटी थे, मीन्स जहां पर भी जो चीज गलत होती थी वहीं पे ये बोल देने का काम करते थे। और चुनावों में बहुत इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि स्ट्रिक्टली काम किया है बिना किसी रोक टोक के, और बहुत ईमानदार एक ऑफिसर रहे टीएन सेशन। जब भी चुनाव सुधारों की बात आती है इलेक्शन से संबंधित, तो टीएन सेशन का जिक्र ना हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट देख रहे हैं, अभी जो करंटली नंबर के हैं दैट इज ऑफ द, ये है 24वें नंबर के, 24वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, इनका नाम है सुशील चंद्रा। ये जो सुशील चंद्रा है ये
24 नंबर के हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी जो मैंने आपको बताया उसमें आप फर्स्ट नंबर के याद रखेंगे और एक 10th नंबर के याद रखेंगे, और अभी जो करंटली हैं वो 24th नंबर के हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनको याद रखेंगे। तो फर्स्ट हमने देखा वो है सुकुमार सेन, एंड 10th नंबर के जो है वो कौन हो जाएंगे, वो है हमारे पास टीएस सेशन जो है, टीएन सेशन जो है वो हो जाएंगे, जो कि बहुत जिन्होंने एक तरह से हमारे पास जो वोटर कार्ड होता है वो भी इन्हीं की ही देन थी। जब इन्होंने पहली बार वोटर कार्ड का जिक्र किया था तो बहुत ज्यादा इनको क्रिटिसाइज, आलोचना झेलनी पड़ी थी पॉलिटिकल पार्टीज की, लेकिन फिर भी ये अपने काम पे अड़े रहे थे। और अभी थोड़े टाइम पहले ही इनका देहांत हुआ है, लेकिन इनके हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो फेयरली काम किए, निष्पक्ष तरीके से काम किए, आज भी लोग इनको प्रणाम करते हैं। एंड 24th नंबर के जो है ये है प्रेजेंटली हम कह सकते हैं इनका नाम है सुशील चंद्रा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ एक महिला भी रही थी, उनका नाम है रमा देवी। रमा देवी जो है ये भी एकमात्र महिला है जो रही है हम कह सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और अब तक के इतिहास में और दूसरी कोई भी महिला नहीं रही है। तो एक चीज और बात करते हैं, इंडेलिबल इंक, जो इंक यूज की जाती है इसके अंदर होता है सिल्वर नाइट्रेट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा केमिकल यूज किया जाता है इस इंक के अंदर, तो वो होता है सिल्वर नाइट्रेट को यूज किया जाता है। ये जो इंक होती है ये ब्लैक होती है कलर में, और ये फिंगर तक रहती है, एटलीस्ट 2 वीक्स तक, 2 हफ्तों तक ये रहती है। और इसको इंपोर्ट किया जाता है इंडिया से, एंड ऑर्डर किया जाता है जब भी इलेक्शंस जो होते हैं वो अनाउंस होते हैं। इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से लाया जाता है। तो 48,000 बोटल्स की नीड पड़ती है जब भी इलेक्शंस होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बता सकते हैं हम कि 2 बोटल्स जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 700 लोगों पे यूज होती हैं। और वोटर जो होता है एक स्मॉल मार्क जो होता है अपनी फिंगर पे, एक तरह से सो दैट कि हम ये इसीलिए लगाते हैं ताकि जो एक फोर्जरी या जो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं ना वो यूज ना कर सके। तो इसके साथ साथ और जो चीजें होती हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं वेतन की यानी सैलरी की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी उतनी ही होती है जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की होती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बराबर ही होती है इनकी सैलरी, न्यायाधीश के बराबर। और अगर हटाने की प्रोसीजर है तो भी वो सेम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जैसा ही प्रोसेस होता है। कार्यकाल की भी बात की, अगर हम बात करते हैं मुख्यालय की यानी हेडक्वार्टर्स की, जितने भी सरकारी महकमे हैं उनके सबके दफ्तर जो हैं वो आपको मिलेंगे हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली के अंदर, यानी हमारे भारत के अंदर। कैपिटल जो है नई दिल्ली, उसके अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए अनिवार्य आयु जो होती है, यानी जो एज है वोट डालने की वो कितनी है। देखिए ये पहले होती थी 21 साल, पहले होती थी 21 साल, फिर इसको यहाँ पे 61वां संविधान संशोधन किया गया। ये आप नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से। 61वां संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। जब हम कह सकते हैं उस टाइम प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे मिस्टर राजीव गांधी जी। संविधान संशोधन होता है 61वां संविधान संशोधन, और एज जो होती है 21 से कर दी जाती है 18 साल की। और ये हुआ था 1989 में। 1989 के अंदर ये होता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है यानी लागू हो जाता है, इम्प्लीमेंट। एंड इसको किया गया था 1988 के अंदर, 1988 के अंदर किया गया था। ये जो संविधान संशोधन है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, लेकिन इसको लागू किया जाता है 1989 के अंदर। और इसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अब बाकी यहाँ पे 2 और भी है, यानी टोटल ये 3 मेंबर हो गई है ये जो बॉडी है। तो क्या ये स्टार्टिंग से ऐसी थी? नहीं। सबसे पहले देखिए मैं आपको ये ट्रायंगल की तरह समझाती हूँ यहाँ पर। सबसे पहले जब एस्टेब्लिश किया जाता है इलेक्शन कमीशन को, तब यहाँ पे ये 1 मेंबर होती है और उसको बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयोग, 1 मेंबर होती है। और उसके बाद क्या होता है, देखिए 16 अक्टूबर
1989 को, क्योंकि यहाँ पर वोट देने की जो उम्र होती है वो भी डिक्रीज कर दी है, 21 से 18 कर दी है। जब एक तरह से हमारे पास और ज्यादा पॉपुलेशन ऐड हो गई है तो फिर फाइनली क्या होगा, हमारे पास वर्कलोड भी बढ़ जाएगा। एक पर्सन की जगह अब हमने 2 और को भी शामिल कर लिया, यानी अब ये टोटल 3 हम कह सकते हैं कि 3 मेंबर बॉडी हो गई। और ये कब तक रही, ये रही 1 जनवरी 1990 तक, 1990 तक। फिर उसके बाद दोबारा से चेंज होता है। अब उसके बाद क्या होता है, देखो 1990 तक रही, फिर उसके बाद चेंज हो जाता है कि 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही होते हैं। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर 1993 को, यानी 1993 से लेकर अब तक, यानी प्रेजेंट तक, अब क्या है, करंटली ये 3 मेंबर्स बॉडी ही है। चीफ इलेक्शन हम कह सकते हैं कमिश्नर के साथ साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर भी हैं जो सपोर्ट करते हैं किसको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, क्योंकि वर्क भी बढ़ गया है। तो यहाँ पर टोटल हो गया ये 3 मेंबर्स। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और अब ये 3 मेंबर्स बॉडी है। तो होप सो आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।